everyone. So here we are back again with a new topic, human respiratory system. In the previous video, we learned about the difference between breathing and respiration, right? And we did how the plants respire, how glucose it breaks down into various end products by different methods, in the presence of oxygen, in the absence of oxygen, in the lack of oxygen. Then we also did how the aquatic organisms breathe. So now today we are going to learn how human beings respire. We are going to learn about our own respiratory system, right? So you all know that all the time we keep on breathing, that is taking in oxygen and giving out carbon dioxide. So in this respiratory system, we are actually going to learn how we take in oxygen, where that oxygen goes, and how carbon dioxide is exhaled out. Right? We have already learned what happens in the respiratory system, what happens when oxygen goes in. जब ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं वो हमारे सेल्स में जाती है, ग्लूकोज के साथ कंबाइन करती है, तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, and as a result एनर्जी इज गिवन आउट, एनर्जी इज लिबरेटेड, और वो एनर्जी हमारे बॉडी के फंक्शंस को करने के लिए और कामों के लिए यूज होती है. ठीक है, तो इसमें हम क्या सीखेंगे आज कि कैसे ऑक्सीजन अंदर जाती है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है. इट इज नॉट सो सिंपल दैट वी टेक इन ऑक्सीजन एंड इट कम्स आउट. हाउ इट गोज इन, वेयर डज इट गो, फिर उस वहीं से जिस पैसेज से ऑक्सीजन अंदर जा रही है उसी पैसेज से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है. तो हाउ दिस वर्क्स, राइट? हम लोग ऑक्सीजन या एयर जो ब्रीथ करते हैं, हम लोग ब्रीथ करते हैं अपनी नोज से. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी. ये जो नेजल कैविटी है या जो नेजल पैसेज है, इसके दोनों तरफ बहुत छोटे छोटे माइन्यूट हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं. ठीक है, और एक लेयर होती है स्टिकी म्यूकस की. इनका क्या काम होता है, जो एयर हमारे अंदर जा रही है, आपको मालूम है बाहर जो एयर होती है, एनवायरनमेंट में जो एयर होती है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एयर है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, तो वही एयर हमारे अंदर जा रही है. तो ये जो फाइन हेयर्स हैं और जो म्यूकस की लेयर है हमारे नेजल कैविटी के अंदर, वो उसको ट्रैप कर लेती है. ठीक है, द हेयर पार्टिकल्स, और क्योंकि वो जो म्यूकस है वो भी वेट है, तो वो उस एयर को ट्रैप करती है ताकि फिल्टर होकर एयर हमारे अंदर जाए लंग्स में. हालांकि आजकल अब इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है कि बहुत ज्यादा डस्ट होती है, इतना फिल्टर भी नहीं हो पाती है, इसीलिए इतनी ज्यादा रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो रही हैं. राइट? तो ये मेनली ये डस्ट पार्टिकल्स जो है ये यहाँ पर फिल्टर होते हैं. दूसरा जो म्यूकस है वो एयर को थोड़ा सा वार्म भी कर देता है, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर उसमें डिफरेंस होता है. राइट? सो द म्यूकस ऑल्सो हेल्प्स इन वार्मिंग अप द एयर. So this air that is what we are breathing in, वो ऑक्सीजन जो है हमारे यहाँ नेजल कैविटी से होते हुए हमारी विंड पाइप में आती है. थ्रोट है, थ्रोट या ये जो नेक रीजन है, इसमें अंदर विंड पाइप है. जैसे हमने न्यूट्रिशन पढ़ते हुए, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हुए हमने पढ़ा था कि यहाँ पर एक फूड पाइप होती है. बिल्कुल उस फूड पाइप के पैरेलल क्या जा रही है, एयर पाइप या विंड पाइप, उसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं. ठीक, तो वो ट्रैकिया में से पास होती है, विंड पाइप में से एयर पास होगी. इस
विंड पाइप में आप ये देखोगे मैंने सर्कुलर रिंग्स बना रखे हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज एक्चुअली क्या होता है, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, डिफरेंस भी पढ़ा है बोन एंड कार्टिलेज का। बोन तो हार्ड होती है, कार्टिलेज एक तरह से फॉल्स बोन होती है, जस्ट गिविंग द अपीयरेंस ऑफ बोन, इट इज एक्चुअली सॉफ्ट। तो ये इसका मेन काम क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों होते हैं यहाँ पर? इसलिए होते हैं कि ये पाइप जो है ये कोलैप्स न कर जाए, ठीक है। जैसे एक स्ट्रॉ होता है, जब हम उसमें से कोई भी पानी या कोल्ड ड्रिंक कुछ भी जब पी लेते हैं तो वो पिचक जाता है, राइट, कोलैप्स हो जाता है। तो इसी तरह से जब इसमें से एयर पास हो जाएगी तो ये विंड पाइप कोलैप्स हो जाएगा। तो इसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए इसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, ठीक है। सो मेन फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इज इट प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग ऑफ द विंड पाइप, उसको कोलैप्स नहीं होने देता, उसको पिचकने नहीं देता। ये इसमें ये रिंग्स फंसे रहते हैं ताकि वो स्ट्रेट रहे। तो यहां से एयर पास होगी विंड पाइप में से, उसके बाद ये जो ट्रैकिया है आप देखोगे ये दोनों लंग्स में डिवाइड हो रहा है, इधर वाले लंग में भी और इधर वाले लंग में भी, ठीक है। तो जहां पर ये डिवाइड हो रहा है वहां पर उसको बोलते हैं ब्रोंकस, राइट, दिस इज नोन एज ब्रोंकस। और ये फर्दर जब लंग में डिवाइड हो रहा है तब इसको बोलते हैं, देखो इसके ये पार्ट्स जैसे एक पेड़ की ब्रांचेस होती है ना, रूट्स होते हैं, ऐसे ही ये यहाँ पर लंग्स में जाके, यहाँ मैंने तो बहुत कम ड्रॉ किया हुआ है लेकिन ये बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। और उन ब्रांचेस को, हर एक ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, दिस इज नोन एज ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई भी फर्दर जाके और ज्यादा अपना नेटवर्क फैला रही है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फिर ब्रोंकियोल्स। फर्दर जो उसकी ब्रांचिंग हो रही है उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और ये ब्रांचिंग क्यों हो रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया मिल सके एयर को अंदर पास होने के लिए, राइट, अंदर जाने के लिए, इसलिए ये इतना ज्यादा फैला हुआ होता है। तो यहां से एयर आई ट्रैकिया से ब्रोंकस में, ब्रोंकस आगे डिवाइड हो गया ब्रोंकियोल, इसमें ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई डिवाइड हो गए ब्रोंकियोल्स में। एट द एंड ऑफ ईच ब्रोंकियोल, हर ब्रोंकियोल के एंड पर आप देखो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, खूब सारे, बहुत सारे ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनको बोलते हैं हम एल्वियोलाई, राइट, दीज आर नोन एज एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का भी मेन काम यही है कि सरफेस एरिया को बढ़ाना। अगर हम ये एल्वियोलाई को खोलें, स्प्रेड करें, तो लगभग ये पूरा एक रूम जितना एरिया कवर कर लेंगे। दे कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर एरिया, इतना ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। तो यहां पर देखो ये इस तरह से ये ब्रोंकाई, ब्रोंकाई विल डिवाइड इनटू ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स फर्दर ये बैलून लाइक, इस तरह से बैलून लाइक राउंड स्ट्रक्चर्स इस तरह से होते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, ये एल्वियोलाई होते हैं, ठीक। अब ये इन एल्वियोलाई को, जैसे मान लो ये ब्रोंकियोल है और ये एल्वियोलाई है, तो ये जो एल्वियोलाई है दिस इज कवर्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स, खूब सारे ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स कौन से होते हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इनसे कवर्ड होता है, राइट। तो क्या होता है, जब यहां से ऑक्सीजन अंदर आई और ये एल्वियोलाई यहां से यहां एल्वियोलाई में आई,
तो एल्वियोलाई से यहां पर ये क्या होगा, दिस विल बी रिच इन ऑक्सीजन, हम ब्रीद इन कर रहे हैं ऑक्सीजन, और यहां पर ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये, ठीक है, ये कहां से ब्लड लेकर आ रहे हैं, पूरी बॉडी से, राइट, बॉडी से कलेक्ट करके ला रहे हैं, एंड मेनली फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से ब्लड आता है लंग्स में प्योरीफाई होने के लिए। ब्लड सारी बॉडी से कलेक्ट होकर हार्ट में आता है, वो हम नेक्स्ट उसमें टॉपिक में सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। बॉडी से जो भी इम्प्योर ब्लड है वो कलेक्ट होकर आएगा हार्ट में प्योरीफाई होने के लिए, और हार्ट से ब्लड जाएगा लंग्स में। तो यहां पर ये जो कैपिलरीज ब्लड लाएंगी, दे विल बी रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और आपने पढ़ा है डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन मीन्स पैसेज और मूवमेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। अब यहां पर तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और बाहर वाली कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा CO2, और यहां से ऑक्सीजन जो है यहां पर ज्यादा है तो वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ इधर आएगा, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस। एल्वियोलाई में मेनली क्या होता है, एल्वियोलाई के आसपास जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं बहुत थिन लेयर्ड होते हैं। ये लंग्स में जितना भी ये एल्वियोलाई है, दे आर वेरी वेरी थिन लेयर्ड, इतने थिन लेयर्ड होते हैं कि आराम से एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का, राइट। ऑक्सीजन विल गो इनटू द ब्लड वेसल्स, फ्रॉम द ब्लड वेसल्स कार्बन डाइऑक्साइड विल कम इनटू द एल्वियोलाई, और फिर इसी पैसेज से यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड आई इसके अंदर, वो वापस ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई, ब्रोंकस, विंड पाइप एंड आउट थ्रू द नेजल कैविटी, वो ऐसे ही बाहर एक्सपेल हो जाएगी। उसमें एक चीज और होती है, जब हम ब्रीद इन करते हैं, राइट, व्हेन वी इनहेल, तो यहां पर लंग्स के नीचे चेस्ट कैविटी में ये एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से कर्व्ड, इसको हम बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है। तो एज वी ब्रीद इन, लाइक वी टेक इन एयर, तो क्या हो रहा है, ये चेस्ट कैविटी तो बाहर को आ रही है, स्प्रेड हो रही है, और यहां से ये डायफ्राम जो है दिस इज पुल्ड डाउन, तो ये जब नीचे आएगा तो ये क्या होगा, ये डायफ्राम ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। पहले ये ऐसे था, तो क्या हुआ, यहां से जब ये यहां पर नीचे आया तो लंग्स को ज्यादा फैलने की, ज्यादा स्प्रेड होने की जगह मिल जाएगी। तो जैसे ही हम अंदर सांस लेते हैं, हमारी रिब्स जो है, हमारी चेस्ट कैविटी फैलती है, लंग्स फैल जाते हैं, और डायफ्राम जो है वो नीचे आता है। आपने देखा होगा जब हम बैलून को फुलाते हैं, हम मुंह के साथ लगाते हैं बैलून को, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको नीचे की तरफ खींचते हैं ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा एयर जा सके, ठीक है। तो उसमें आराम से एयर फिल हो जाती है, वो फूल जाता है, ठीक। और जब हवा निकालनी होती है तो क्या करते हैं, जो हमने उसको स्ट्रेच किया हुआ था उसको छोड़ देते हैं, छोड़ते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है, फिर से बैलून श्रिंक हो जाता है और हवा सारी बाहर आ जाती है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहां पर है, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, वो आप ट्राई करो, ऐसे सांस अंदर लोगे, चेस्ट कैविटी बाहर को आती है, और ये डायफ्राम जो है ये नीचे जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो चेस्ट कैविटी नीचे आएगी और डायफ्राम ऊपर आएगा, ठीक। इसी तरह से यहां पर ये डायफ्राम, ये यहां से जब नीचे आएगा, लंग्स को स्प्रेड होने की जगह मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा एयर अंदर फिल हो जाएगी। उसके बाद वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फिल्ड इन, और फिर जब हम सांस छोड़ेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल इसी पैसेज से वापस होते हुए बाहर आ जाएगी। जब ये एक्सचेंज हो रहा होता है गैसेस का,
ऑक्सीजन अंदर जा रही है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। ऐसे नहीं होता है कि ये लंग्स जो है वो बिल्कुल खाली हो जाए। अगर बिल्कुल खाली होंगे तो पिचक जाएंगे। देयर इज ऑलवेज सम रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स। ठीक है, कुछ एयर हमेशा यहां पर रहेगी। उसके बाद ये प्रोसेस बार बार ऐसे ही चलता रहता है। तो हमारी बॉडी को प्योरिफाइड एयर मिलती रहती है। ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, राइट। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये प्रोसेस होता है डिफ्यूजन से। ठीक है, जैसे अमीबा है। अमीबा का तो सेल मेम्ब्रेन एकदम पोरस मेम्ब्रेन होती है, वो वहां से ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। सो दिस टेक्स प्लेस थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, लेकिन जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डिफ्यूजन के थ्रू ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अंदर है, हमारे बॉडी पार्ट्स अंदर हैं, तो डिफ्यूजन से नहीं जा सकता। इसलिए पूरे बॉडी में जो ऑक्सीजन जाएगी दैट हैज टू गो थ्रू सर्टेन प्रोसेस, और वो उसमें क्या है, ब्लड जो है हेल्प करता है। ब्लड में, हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स में एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। Hemoglobin. Hemoglobin has an affinity for oxygen, means it can attract oxygen. So this is actually the carrier of oxygen, that is hemoglobin. This is the respiratory pigment, right? Respiratory pigment present in RBC of human beings in the blood, right? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में हमारे ब्लड में रहता है, तो वो इसी तरीके से हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। लेकिन ऑक्सीजन जो है दैट इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन। Carbon dioxide always remains in the soluble form inside our blood. So this is how the respiration goes on in the human body. I hope everyone has understood this topic. If there's any problem, you can always write in the comment box and I'll try to answer it. So till then, stay safe.